हेलो, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद है कि ये आई बटन वाली अनाउंसमेंट आप लोगों ने देख ली होगी। तो उसी अनाउंसमेंट जो किया गया था उसी के तहत ये एनसीईआरटी की सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। आज का ये पहला वीडियो लेक्चर है जिसमें हम क्लास 6 की ज्योग्राफी द अर्थ और हैबिटेट के पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें पढ़ने हैं वो है ज्योग्राफी, यानी ज्योग्राफी के बारे में थोड़ा जानेंगे। फिर फुल मून, न्यू मून क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या हैं, स्टार, कॉन्स्टिलेशन, पोल स्टार, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ऑर्बिट, डॉर्फ प्लैनेट, अर्थ, सैटेलाइट, मून, एस्टेरॉइड, मेटेराइट्स, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये सब आपके फर्स्ट चैप्टर में है जिसको हम यहाँ पे देखेंगे। जो क्लास 6 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, जो कम्पिटिटिव लोग हैं यहाँ पे उनके लिए ये बहुत छोटी चीज़ें अभी दिख सकती हैं, लेकिन ये बहुत काम की चीज़ें हैं। यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानने को मिलेंगी जो आपकी एग्ज़ाम में अभी भी पूछा जाता है और डायरेक्ट ही पूछा जाता है। बाकी बेसिक्स में तो ये आएगा ही। तो स्टार्ट करते हैं। जो ज्योग्राफी है ये इंग्लिश का वर्ड है और ये दो वर्ड से मिलके बना है, जियो और ग्राफी। अब जो जियो है ये ग्रीक वर्ड के जी से बना है और जो ग्राफी है ये बना है ग्राफिया से, यानी कि ज्योग्राफी जो है ये बना है ग्रीक वर्ड से। जी का मतलब होता है अर्थ और ग्राफिया का मतलब होता है टू राइट। जैसे ग्राफिक्स होता है ना, राइट किया जाता है। तो जो अर्थ के बारे में लिखा जाता है, अर्थ को डिस्क्राइब किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। ऐसे ही इस जी और ज्योग्राफी को लेकर के और भी चीज़ें बनी हैं। जैसे जियो के साथ में जब मेट्री लिखते हैं, मेट्री जो है ये बना है मेट्रिया से, ग्रीक वर्ड से। इसका मतलब होता है मीजरमेंट, मीजरमेंट। तो जियो और मेट्री क्या हुआ, जियोमेट्री। तो जियोमेट्री में क्या करते हैं हम, अर्थ की मीजरमेंट करते हैं। अर्थ की मीजरमेंट से ही जियोमेट्री वर्ड आया था, जो बाद में हम लोग जियोमेट्री पढ़ते हैं मैथ में। ऐसे ही जियो को लेकर के एक वर्ड आता है जियोइड। तो जी से जियो हो गया यानी अर्थ हो गया, और ओइड जो है वो ग्रीक वर्ड के ओइडस से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है शेप। तो जियोइड जो वर्ड है ये अर्थ के शेप को बताती है। अर्थ का अपना एक अलग तरीके का शेप है, एक स्पेशल शेप है, इसकी बनावट है, जिसको हम जियोइड कहते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 वर्ड देखे, जियोइड, जियोमेट्री और जियोग्राफी, जो कि ग्रीक ओरिजिन से हैं। अब हम पहले देखते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज क्या होती हैं। तो रात में सनसेट के बाद जब हम स्काई में देखते हैं तो हमको छोटी छोटी जो चमकदार चीज़ें दिखाई देती हैं, जिनको हम स्टार्स कहते हैं। हमें मून दिखाई पड़ता है। तो ये सब जो आसमान में दिखाई देने वाली चीज़ें होती हैं इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। हिंदी में इनको हम कहते हैं आकाशीय पिंड। तो जो स्टार और मून है जिनको हम नॉर्मल आइज से देख सकते हैं वो तो है ही, इसके अलावा जो टेलीस्कोप की सहायता से चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे मेटियोरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं, प्लैनेट्स हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, आकाशीय पिंड हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि ये सब सनसेट के बाद में ही क्यों दिखाई देते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं। तो दिन में जो हमारी अर्थ पे सन से आने वाली लाइट है वो इन ऑब्जेक्ट से आने वाली लाइट से कहीं ज़्यादा होती है। तो सन की लाइट में इनकी लाइट हमको नहीं दिखाई देती, इसीलिए ये चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं। ये एक गिव रीज़न का क्वेश्चन बन सकता है। अब जो सेलेस्टियल बॉडीज में चीज़ें दिखाई देती हैं, तो जैसे स्टार्स हैं, तो स्टार्स की क्वालिटी क्या है कि वो टिमटिमाते हैं। अगर ध्यान से देखें तो कुछ तारे हमको टिमटिमाते नहीं दिखाई देते हैं, बट कुछ टिमटिमाते दिखाई देते हैं। तो वो क्यों टिमटिमाते हैं, अब ये आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में ये नहीं है, ये आपको आगे क्लास में मिलेगा। अगर आपको ये पता है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा। दूसरी चीज़ जो ऑब्जेक्ट हमको दिखाई देती है वो है मून। तो मून के साथ क्या होता है, इसकी खासियत क्या है कि ये जो एक पूरा मंथ होता है, एक चंद्रमास होता है, यानी लूनर मंथ होता है, उसमें ये 15 डेज तक बढ़ता है और फिर 15 डेज तक ये घटता है,
ठीक है। तो बढ़ने में एक दिन ऐसा आता है जब पूरा मून हमको दिखाई देता है स्काई में, और एक दिन ऐसा आता है जब स्काई में मून नहीं होता है। तो जिस दिन मून दिखाई देता है पूरा मून, उसी को हम कहते हैं फुल मून, और इसको हम हिंदी में कहते हैं पूर्णिमा या पूर्णमासी। और जिस दिन स्काई में मून नहीं दिखाई देता है, पूरी अंधेरी रात होती है, उसको हम कहते हैं अमावस्या, न्यू मून। जब न्यू मून का टाइम होता है उस दिन हमको स्टार, जो स्काई है उसमें स्टार्स खूब सारे दिखाई देते हैं, क्योंकि अंधेरी रात होती है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्स की रोशनी हमारे पास आ रही होती है। तो हम जिस स्टार की बार बार बात कर रहे हैं, अब हम जानते हैं उस स्टार के बारे में। स्टार क्या होते हैं? तो स्टार हॉट गैसेस के बॉडीज़ होती हैं, यानी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिनकी अपनी लाइट और अपनी हीट होती है। ये बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ये इतनी दूरी पर हैं हमसे कि ये बहुत छोटे दिखाई देते हैं। हम ऐसी चीज़ों का एग्जाम्पल ले सकते हैं जो हमारे आसपास हैं। एरोप्लेन हमने पास से भी देखी होगी, वो कितनी बड़ी दिखाई देती है, लेकिन जब हम उसको उड़ते हुए स्काई में देखते हैं तो बहुत छोटी दिखाई देती है। चीज़ें जब हमारी आईसाइट से ज़्यादा दूर जाती हैं तो उनका साइज़ हमको छोटा दिखाई पड़ता है। जो हमारा सन है वो भी एक स्टार ही है। सन हमारे करीब में है, इसीलिए सन जो है वो ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है, उसकी ज़्यादा लाइट हम तक आती है, उसकी ज़्यादा हीट हमारे तक पहुंचती है। इसके बाद आती है बात कॉन्स्टिलेशन पे। कॉन्स्टिलेशन क्या होता है? तो जो स्टार्स होते हैं, इन्हीं स्टार्स का जो एक पैटर्न होता है जो स्काई में हमको दिखाई देता है, उनको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। हिंदी में इसको हम कहते हैं तारा समूह। रात में जब आसमान में आप देखेंगे तो आपको कुछ इनके पैटर्न्स दिखाई देंगे। जैसे एक पैटर्न इस तरीके का होता है, इस तरीके के हम डॉट रखे दे रहे हैं, ये स्टार्स आप इनको समझ लीजिएगा ऐसे। ये कितने हैं? 7 हैं। इस तरीके से आपको नॉर्थ की तरफ मिलेगा। देखिए जब आप स्काई में आप जो ज्योग्राफी में देखोगे तो आपको इस तरीके का डायरेक्शन इस तरीके से नहीं मिलता है, वो लगभग इस तरीके से मिलता है। तो इस तरफ आपको ये चीजें दिखेंगी। इनको हम बोलते हैं सप्तर्षि, अंग्रेजी में नाम आएगा तो इनको हम बोलते हैं उर्सा मेजर। ऐसे और एक एग्जांपल है कॉन्स्टलेशन का, बिग बियर। तो उर्सा मेजर को सप्तर्षि बोलते हैं। हमारे मिथ्स में यानी हिंदू मिथ्स में ये 7 ऋषियों का समूह माना जाता है कि 7 ऋषि स्टार हैं, जिसमें से एक दुर्वासा ऋषि भी हैं जो बहुत ज्यादा श्राप देते हैं, गुस्सा करते हैं। तो अब जो ये सप्तर्षि हैं, तो यहाँ पे ये वाले जो 2 स्टार हैं, आप अपने घर पे किसी की जो आप बड़े बुजुर्ग हैं उनकी मदद से आप इसको देख सकते हो, अगर आपने नहीं देखा है। वैसे भी नॉर्थ की तरफ देखोगे तो आपको ये पैटर्न दिखाई पड़ जाएगा आसानी से। तो ये वाले जो 2 स्टार्स हैं, आप चूंकि यहीं पे खड़े होगे, अगर इनको देखना चाहोगे इसी डायरेक्शन में, आप इस जगह पे ही रहोगे, तो यहाँ से अगर इसकी सीध में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको स्टार एक मिलेगा। जो स्टार हमेशा यहीं पर रहता है, ये अडिग है, कहीं नहीं जाता है। इसी स्टार को हम कहते हैं पोल स्टार, और ये नॉर्थ दिखाता है, हमेशा नॉर्थ की तरफ रहता है। इसी पोल स्टार को देख करके बहुत पहले जब कंपास का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तब लोग इसी तारे के सहारे समुद्रों में जहाँ पे कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ पे रास्ता देखते थे। अभी भी बहुत सारी जनजातियाँ वगैरह जो हैं, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं, वो भी इसी तारे को देख करके अपना रास्ता निर्धारित करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है सोलर सिस्टम। तो जैसे कि हमारा सन एक स्टार है, सन क्या है? एक स्टार है। ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जिनके बारे में हमने देखा। इन स्टार के पास अपने प्लेनेट हैं जिनको ये लाइट और हीट प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसे ही सन है। सन हेड है अपनी फैमिली का, यानी जिसको सोलर सिस्टम कहते हैं। सोलर सिस्टम क्या है? सन की एक फैमिली है, एक परिवार है, जिसका हेड सन है। और इसमें बाकी क्या है? 8 प्लैनेट्स हैं, यानी 8 ग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, सबके अपने, कुछ प्लैनेट्स के नहीं हैं, सैटेलाइट्स हैं, मेटियोरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या बनाती हैं? सोलर सिस्टम बनाती हैं। तो अब जो सन इसका हेड है, थोड़ा हम इस सन के बारे में जान लेते हैं।
जैसे कि स्टार के बारे में हमने देखा कि चूंकि सन भी एक स्टार है तो वो हॉट गैसेस के बने होते हैं जिनमें से लाइट और हीट निकलती है। यही सन के साथ में भी है। सन जो है वो हमारी अर्थ से 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, आप इसको इमेजिन करो, आप 1 किलोमीटर देखो अपने आसपास कितना होता है और फिर इमेजिन करो कि 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हमसे सूरज है। ये हमारी अर्थ के लिए जो हमारा प्लेनेट है, जैसे यहाँ पे देख रहे हो अर्थ इन सोलर सिस्टम, अर्थ एक प्लेनेट है, तो अर्थ के लिए बाकी जो और 7 प्लेनेट्स बचे हैं उनके लिए हीट और लाइट का अल्टीमेट सोर्स है। बाकी जो इसके सैटेलाइट्स यानी हमारी प्लेनेट सैटेलाइट है उनकी भी लाइट का सोर्स यही है। ठीक है, अब इसमें जो प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स पे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन बनता है कि प्लैनेट्स होते क्या हैं। तो प्लैनेट्स ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं यानी ऐसे आकाशीय पिंड होते हैं जिनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती है, बल्कि ये सन की लाइट से चमकते हैं और सन की लाइट जो हीट होती है वही इनको गर्मी देती है। तो जो सन है हम यहाँ पे एक उसको फिगर बनाते हुए समझते हैं। सन है और जो उसके 8 प्लैनेट हैं वो इसी को रिवॉल्व करते हैं यानी इसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। वो 2 गतियां करते हैं, एक तो परिक्रमा करते हैं यानी जिसको हम बोलते हैं रिवोल्यूशन जो सूरज के चारों ओर होता है, और एक जिसको परिभ्रमण कहते हैं यानी जो अपनी धुरी पर घूमते हैं उसको हम कहते हैं रोटेशन। तो ये जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं ये सबका नेचर है, सबका काम है। तो जब हम इनके नेम और सन से बढ़ती हुई दूरियों के हिसाब से देखते हैं तो सबसे पहला जो हमको प्लैनेट मिलेगा उसका नेम है मरकरी, हिंदी में इसको कहते हैं बुध। इसके बाद है वीनस यानी कि शुक्र हिंदी में कहेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी अर्थ जिस पे हम रहते हैं, हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। फिर है मार्स जिसको कहते हैं मंगल। इसके बाद में जुपिटर यानी बृहस्पति। इसके बाद में है सैटर्न यानी शनि। यूरेनस यानी अरुण और नेपट्यून यानी वरुण। ये 8 प्लैनेट हैं जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। सबसे दूर कौन सा है? वरुण है यानी नेपच्यून है। सबसे पास में कौन सा है? मरकरी यानी बुध है। नेपच्यून जो है वो सबसे ठंडा ग्रह है, लेकिन बुध जो है वो सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म है वीनस। उसका कारण ये है कि वीनस पर जो गैसेस हैं वो हीट को ट्रैप करती हैं, और मरकरी पे ऐसा नहीं है। इसके बाद में ये हमारी अर्थ है। जो वीनस है इसको अर्थ की ट्विन सिस्टर या जुड़वा बहन बोलते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलर है अर्थ से, इसीलिए इसको जुड़वा बहन यानी ट्विन सिस्टर बोलते हैं वीनस को अर्थ की। अगली चीज है ऑर्बिट। ऑर्बिट ये जो रास्ता है जिसके सहारे ये प्लैनेट्स सन के चारों ओर घूमते हैं इनको बोलते हैं ऑर्बिट। हिंदी में कहेंगे इनको परिक्रमा पथ। क्या कहेंगे? परिक्रमा पथ। ये परिक्रमा पथ जो है इसकी खास बात है कि ये गोल नहीं है, ये आपके दीर्घ वृत्ताकार हैं। दीर्घ वृत्ताकार, इलांगेटेड बोलेंगे इनको इंग्लिश में, इलांगेटेड। यानी जो प्लैनेट्स हैं वो सन को रिवॉल्व करते इलांगेटेड पाथ पे, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे। दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पे जब करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सन के काफी करीब होंगे, एक टाइम आएगा जब सन के काफी दूर होंगे। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। इसके बाद में अगला हमारा टॉपिक है इसी में ड्वार्फ प्लैनेट। तो आप अगर पहले से पढ़े होंगे, सुने होंगे तो 9 प्लैनेट, 9 ग्रह आपने सुने होंगे। तो अगला जो अब नहीं हमने गिना है वो है प्लूटो। तो 2006 तक ये प्लूटो, सन 2006 तक, ठीक है, ये काउंट होता था। लेकिन 2006 में जो IAU है जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोल
संघ। तो उसने ये देखा कि जो प्लूटो है वो अपनी ऑर्बिट में भी नहीं रह रहा था, उसको क्रॉस कर रहा था और साइज में भी इतना छोटा है कि इसको हम प्लेनेट नहीं मान सकते। तो उसने इसको उठा के किस में रख दिया, ड्वार्फ प्लेनेट में। ड्वार्फ प्लेनेट को हिंदी में बोलते हैं बौना ग्रह। और भी बौने ग्रह हैं, उदाहरण के लिए शीरस और यूबी 313। नेक्स्ट है हमारा सैटेलाइट। सैटेलाइट जैसे कि जो प्लेनेट हैं वो सन के अराउंड मूव करते हैं, ऐसे ही जो सैटेलाइट हैं वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करते हैं। इसको हम इरेज कर देते हैं, तब समझाते हुए बढ़िया बनेगा। तो जो सैटेलाइट हैं वो मूव करते हैं प्लैनेट के अराउंड, जैसे कि अर्थ के अराउंड मूव करता है मून यानी चंद्रमा। तो अर्थ का एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, जिसका नाम है मून यानी चंद्रमा। बाकी जो आपके वीनस और मार्स है इनका कोई सैटेलाइट नहीं है। इसके अलावा जो प्लैनेट्स हैं उनके अपने सैटेलाइट हैं, किसी के 2 हैं और कुछ प्लैनेट्स हैं जिनके की मोर देन 50 हैं। तो अर्थ की खास बात यह है कि अर्थ को यूनिक प्लैनेट बोलते हैं, इसलिए क्योंकि अब तक जितने प्लैनेट्स के बारे में हमें पता चला है उसमें अर्थ ही ऐसा प्लैनेट है जिस पे लाइफ है। और इसकी वजह यह है कि ये सन से इतनी ही दूरी पर है कि इसको उतनी ही हीट मिलती है जितनी कि इसको ज़रूरत है। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी, यहाँ पे एयर है यानी हवा है। तीसरी चीज़, यहाँ पे एटमॉस्फेयर है, यानी एटमॉस्फेयर हवा तो एक ही बात हो गई। यहाँ पे वाटर है, पानी है। तो ये सारी कंडीशंस जो है वो यहाँ पे लाइफ को सुटेबल बनाती हैं और यहाँ पे अर्थ पर लाइफ पाई जाती है। तो अर्थ का सैटेलाइट जो मून है, तो मून पे बात करेंगे। मून का जो साइज है वो अर्थ का 1/4 है, यानी इसका 1/4 है। लेकिन वो इतना बड़ा इसीलिए दिखता है क्योंकि वो हमारे करीब में है, पास में है। मून पे एयर और वाटर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लोग पहुँचे हैं, उन्होंने वहाँ पे लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ को सर्च किया, लेकिन वहाँ पे इसीलिए लाइफ पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहाँ पे एयर और वाटर नहीं है। वहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं, गड्ढे हैं और इसी सब की जो छाया पड़ती है, इसीलिए चंद्रमा पे काले धब्बे हमको दिखाई देते हैं, जो कि हम कहानियों में बहुत कुछ कहते हैं कि ये इसलिए धब्बा पड़ा है, इसलिए धब्बा पड़ा है, लेकिन उसका जो साइंटिफिक रीज़न है वो यही है। इसके बाद बात आती है एस्टेरॉइड पे। तो जब अभी हमने सोलर सिस्टम बनाया था, ये सन था और यहाँ पे जो मार्स इसको रिवॉल्व कर रहा था, मार्स और जुपिटर। तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड्स की बेल्ट पाई जाती है। एस्टेरॉइड्स टिनी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि ये टूटे हुए प्लैनेट्स के हिस्से हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड की बेल्ट पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि एस्टेरॉइड की बेल्ट किन 2 प्लैनेट्स के बीच में पाई जाती है? तो मार्स और जुपिटर के बीच में। अब यहाँ पे जो एस्टेरॉइड की बेल्ट है, तो 4 प्लैनेट्स इधर हो जाएंगे, यानी मार्स, अर्थ, वीनस और मरकरी, और 4 प्लैनेट्स इधर हो जाएंगे, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। इधर के जो 4 प्लैनेट हैं इनको हम बोलते हैं इनर प्लैनेट। इनर प्लैनेट यानी आंतरिक ग्रह। ये क्या होते हैं? ये सॉलिड होते हैं और हैवी मटेरियल के बने होते हैं। और इधर वाले जो हैं ये लाइट होते हैं और ये गैसेस के बने होते हैं, इनमें गैस एलिमेंट ज़्यादा होता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं, उनकी खासियत क्या है, और आउटर प्लैनेट कौन कौन से हैं, उनकी खासियत क्या है। तो हमने एस्टेरॉइड देख लिए। अब बात आती है मेटेराइट्स पे। तो जैसे एस्टेरॉइड की तो बेल्ट पाई जाती है, लेकिन मेटेराइट्स की कोई बेल्ट नहीं है। ये रॉक्स यानी जो चट्टाने हैं, मलबा है, ये सब जो स्पेस में है, यानी स्पेस में, सोलर सिस्टम में, सन के अराउंड, वहाँ पे बाकी प्लैनेट्स के बीच में। तो क्या हुआ, जब जैसे एक विस्फोट के सहारे ये पूरा सोलर सिस्टम बना, आपको पता होगा, तो जो बहुत छोटे छोटे मलबे जो फ्री छूट गए, जो कोई प्लैनेट का फॉर्म नहीं ले पाए, बहुत छोटे छोटे हैं, तो वो ऐसे फ्री वहाँ पे रिवॉल्व करते रहते हैं, उनको कहते हैं मेटेराइट्स। कभी जब ये अर्थ के कांटेक्ट में आते हैं यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में रगड़ के वजह से, फ्रिक्शन की वजह से ये जलने लगते हैं, बर्न होने लगते हैं, और जल भी जाते हैं, कुछ अधजले रह जाते हैं और धरती पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी जान माल का नुकसान करते हैं, धरती पर गिरते हैं तो गड्ढे वगैरह बन जाते हैं।
तो ये होते हैं हमारे मेटेराइट्स। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज़ अब और है इसके बाद, हाँ अभी दो चीज़ें यहाँ पे बच गई हैं, गैलेक्सी और यूनिवर्स क्या होता है। तो हम गैलेक्सी जानेंगे ऐसे कि स्टार्स पे बात करेंगे, और जब आप रात में स्टार्स को देखते हो और बेसिक जब आप देखोगे न्यू मून के दिन, यानी जब चंद्रमा नहीं होता है, तो आपको खूब छोटे छोटे और यहाँ तक कि स्टार्स दिखेंगे ही नहीं, वो लाइट दिखती है, नदी जैसा दिखता है। तो वो नदी जैसा जो दिखता है वो बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ढेरों ढेर स्टार। तो ये है गैलेक्सी, यानी बहुत सारे स्टार्स जो होते हैं, खरबों यानी बहुत सारे स्टार्स होते हैं, उनको हम कहते हैं गैलेक्सी। जो जिस गैलेक्सी में हमारा सन आता है, जिस गैलेक्सी में हमारा सन है, उस गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। मिल्की वे हिंदी में इसको बोलते हैं दुग्ध मेखला, दुग्ध मेखला, और गैलेक्सी की हिंदी है आकाश गंगा। पहले के जो लोग थे उनको ये चूंकि वाटर जैसा वो दिखाई देता, इसीलिए उसका इन्होंने इस तरीके से नाम रखा था। उन्होंने ये समझा कि वहाँ पे ये रिवर ही होगी, कोई नदी ही होगी, इसीलिए उसका इस तरीके से नाम रखा था। तो आप ये समझो कि जो गैलेक्सी है उसमें बहुत सारे स्टार्स होते हैं, और एक गैलेक्सीज भी नहीं है, गैलेक्सीज एक नहीं है, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, और ये गैलेक्सीज सारी मिलकर के बनाती है हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, जो कि इतना बड़ा है कि हम केवल कल्पना ही कर सकते हैं कि एक स्टार हमारा सन है, उसमें 8 प्लैनेट से एक प्लैनेट पे हम रह रहे हो, इतना बड़ा प्लैनेट है, ठीक है, और स्टार ही इतना बड़ा है ही, और इस तरीके इतने स्टार्स हमारी गैलेक्सी में ही है, लगभग खरबों स्टार्स, 10 टू पावर 12 हम नंबर भी बताए दे रहे हैं, और 10 टू पावर 12 गैलेक्सीज हैं इस यूनिवर्स में। अब सोचो उनके भी अपने प्लैनेट्स और सैटेलाइट्स हैं। तो इस तरीके से इतना बड़ा, इतना लगभग इसको इनफाइनाइट कह सकते हैं, इस तरीके से ये पूरा ब्रह्मांड है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, और जो अभी मैंने प्रश्न पूछा था उसका आप उत्तर भी दीजिएगा। थैंक यू।